ऐसा लगता है जैसे दुनिया आजकल मुसलसल तूफानों की जद में है, और मैं यहाँ सिर्फ मौसम की बात नहीं कर रहा। आज के इस तज्जिये में हम दो ऐसे मुख्तलिफ मगर इंतहाई तबाहकुन तूफानों को डीपली समझेंगे जो दुनिया की अजीम ताकतों को हिलाकर रख देते हैं। एक तरफ समंदर की शदीद जानलेवा लहरें और फिजिकल स्टॉर्म्स हैं, तो दूसरी तरफ मिडिल ईस्ट का वो सियासी तूफान है जो किसी भी वक्त ग्लोबल मईशत और आलमी नक्शे को तब्दील कर सकता है। तो चलिए इसमें गहराई तक चलते हैं। जरा तसव्वुर कीजिए, एक अजीम शान एयरक्राफ्ट कैरियर समंदर के बेरहम थपेरों के दरमियान फंसा हुआ है। यूएसएस जॉर्ज वॉशिंगटन को एक खतरनाक तूफान में नेविगेट करने वाली लेफ्टिनेंट कमांडर सारा चेन के अल्फाज बहुत कुछ बयान करते हैं। वो कहती हैं कि जब उनका जहाज इन ताकतवर लहरों से टकराता था तो ऐसा महसूस होता था जैसे वो किसी कंक्रीट की दीवार से जा टकराए हों। ये कोई आम खौफ नहीं है, ये उन फौजी जवानों की इंतहाई डरावनी हकीकत है जिसका सामना उन्हें ऐसे मुश्किल तरीन हालात में करना पड़ता है। आगे बढ़ने से पहले जल्दी से देख लेते हैं कि आज हम इस मौजू का तज्जिया किन 5 हिस्सों में करेंगे। पहला है नेचर्स अल्टीमेट नेवल चैलेंज, फिर हम एनाटॉमी ऑफ हाई स्पीड सर्वाइवल पर बात करेंगे, उसके बाद रुख करेंगे नेविगेटिंग जियोपॉलिटिकल स्टॉर्म्स की तरफ। चौथे हिस्से में मार्केट मैनिपुलेशन एंड डिप्लोमेसी को समझेंगे और आखिर में शिफ्टिंग रीजनल अलायंसेस पर नजर डालेंगे। ये एक मुकम्मल सफर होगा फौजी इंजीनियरिंग से शुरू होकर आलमी डिप्लोमेसी की गहराइयों तक। आइए शुरू करते हैं पहले पॉइंट से, नेचर्स अल्टीमेट नेवल चैलेंज यानी सर्वाइविंग द ओशंस फ्यूरी। देखिए, जब कोई बड़ा मिलिट्री ऑपरेशन या आलमी क्राइसिस चल रहा हो ना, तो रफ्तार ही सब कुछ होती है। ऐसे वक्त में जहाज की रफ्तार धीमी करना या मौसम ठीक होने का इंतजार करना कोई ऑप्शन ही नहीं होता। दुश्मन आपके मौसम का इंतजार थोड़ी करेगा। अब जरा स्केल को समझिए, 1 लाख टन वजनी एयरक्राफ्ट कैरियर और 60 फुट ऊंची दरख्तनुमा लहरें और रफ्तार 35 माइल फी घंटा। जब ये आपस में टकराते हैं तो बिल्कुल वैसी ही तबाहकुन तमन्नाई पैदा होती है जैसे किसी हाई स्पीड कार का बहुत भयानक एक्सीडेंट हो जाए। बस फर्क सिर्फ इतना है कि यहाँ उस कार का साइज और वजन एक पूरे शहर के बराबर है। और इस पूरे केओस के दरमियान फ्लाइट डेक पर मौजूद अशखास किस तरह काम करते हैं, ये रोंगटे खड़े कर देने वाला मंजर है। तसव्वुर करें, समंदरी जहाज का डेक अचानक 30 फुट तक ऊपर नीचे उछल रहा है और ठीक उसी वक्त फिजा से 150 मील फी घंटा की स्पीड से आते हुए फाइटर जेट्स को लैंड करवाना है। लैंडिंग कंट्रोल करने वाले इन LSOs के पास सोचने और फैसला करने के लिए महज 3 सेकंड का वक्त होता है। सिर्फ 3 सेकंड। मार्जिन ऑफ एरर बिल्कुल जीरो है। जरा सी चूक और अंजाम सिर्फ तबाही। तो फिर ऐसी सूरत हाल में ये जहाज आखिर बचते कैसे हैं? यही हमारा दूसरा पॉइंट है, एनाटॉमी ऑफ हाई स्पीड सर्वाइवल, इंजीनियरिंग एंड क्रू डायमेंशंस। यहाँ जो चीज सबसे ज्यादा मुतासिर करती है वो इन क्रू मेंबर्स का वक्त पर लिया गया एक्शन है। दोनों तरफ जान की बाजी लगी होती है। एक तरफ ब्रिज टीम है जो बिल्कुल किसी नुजूमी की तरह रेडार पर आने वाली लहरों का हिसाब लगाती है और इस वेव राइड को कंट्रोल करती है, और ठीक उसी वक्त जहाज की गहराई में इंजन रूम वाले अपना मैजिक दिखा रहे होते हैं। बाहर तूफान की शिद्दत से जहाज का इनॉर्मस ढांचा वाकेतन फ्लेक्स हो रहा होता है, लचक रहा होता है, लेकिन ये इंजीनियरिंग टीम न्यूक्लियर रिएक्टर की आउटपुट को बिल्कुल एक्यूरेट रखती है ताकि इन अरबों डॉलर के जहाजों की ताकत और पावर 1 सेकंड के लिए भी कम ना हो। अब जाहिर है इन हालात में इंसानी दिमाग को अच्छी खासी एडवांस टेक्नोलॉजी का सहारा भी चाहिए। सोर्स रिपोर्ट्स के मुताबिक अब MIT की वेव प्रेडिक्शन टेक्नोलॉजी इस्तेमाल की जा रही है जो किसी भी तबाहकुन रोग वेव के आने से 2 से 3 मिनट पहले ही वार्निंग दे देती है। इसके साथ ही इम्प्रूव्ड ऑप्टिकल लैंडिंग सिस्टम्स और एडवांस वेदर राउटिंग का इस्तेमाल किया जा रहा है जो मुसलसल डेक मोशन को कॉम्पेंसेट करते हैं। ये सब सिर्फ इसलिए ताकि उन हैबतनाक स्टॉर्म्स में सर्वाइवल के चांसेस को थोड़ा सा और बेहतर बनाया जा सके। चलिए अब देखते हैं कि ये आपस में कैसे जुड़ा हुआ है। एक तरफ समुद्र के फिजिकली तबाहकुन तूफान हैं जहां 60 फुट ऊंची लहरें और शदीद हवाएं और बर्फानी हालात हैं, मगर दूसरी तरफ एक बिल्कुल मुख्तलिफ किस्म का तूफान है, जियोपॉलिटिकल यानी आलमी सियासत का तूफान, जहां स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में ब्लॉकेड्स की खबरें हैं, प्रोजेक्ट फ्रीडम जैसे मंसूबे शुरू और ख़त्म हो रहे हैं और रीजनल अलायंसेज मुसलसल बदल रही हैं। ये तूफान किसी भी समुद्री तूफान से कम खतरनाक नहीं है। और इसी वजह से हम आते हैं इस तज्जिये के तीसरे हिस्से पर, नेविगेटिंग जियोपॉलिटिकल स्टॉर्म्स, द मिडल ईस्ट क्राइसिस। देखिए, यूएस कैरियर्स अपनी सुपर एडवांस टेक्नोलॉजी से ओशन वेव्स को तो किसी ना किसी तरह हैंडल कर लेते हैं, लेकिन इस वक्त मिलिट्री फोर्सेस के गिर्द जो सियासी तूफान घूम रहे हैं ना, वो इंतहाई गैर यकीनी है। ज़राए के मुताबिक इस वक्त टाइमलाइन पर नजर डालें तो वक्त बहुत तेजी से निकल रहा है। अभी 0 आवर्स पर डिप्लोमेटिक टॉक्स जारी हैं। आने वाले 48 आवर्स में उम्मीद की जा रही है कि शायद अमेरिका और ईरान के दरमियान एक 1 पेज सीज फायर एग्रीमेंट तय पा जाए।
लेकिन अगर अगले 96 घंटों यानी इस हफ्ते के आखिर तक मामला हल ना हुआ तो रिपोर्ट्स खबरदार कर रही हैं कि 90% तक खुली जंग छिड़ने का खतरा है। आलमी अमन एक धागे पर लटका हुआ है। तो यहाँ सबसे अहम नुक्ता ये है कि इन क्लैशेस की असल कीमत आखिर क्या अदा की जा रही है। ज़राए और जियोपॉलिटिकल एनालिस्ट के एदाद शुमार बहुत चुका देने वाले हैं। रिपोर्ट्स एलिज करती हैं कि अब तक इराक में मौजूद यूएस बेसिस पर 600 से ज़्यादा हमले हो चुके हैं और इस पूरे कॉन्फ्लिक्ट की एस्टिमेटेड कॉस्ट $70 बिलियन से तजावुज़ कर चुकी है। ये वाजे करता है कि इस डिप्लोमेसी की नाकामी कितने बड़े पैमाने पर असरअंदाज हो रही है। अब रुख करते हैं चौथे पॉइंट की तरफ, मार्केट मैनिपुलेशन एंड डिप्लोमेसी, इकोनॉमिक रोग वेव्स। जब डिप्लोमेसी नाकाम होती है तो उसका असर सिर्फ मिलिट्री बेसिस पर नहीं पड़ता, उसका सीधा असर आम आवाम पर होता है। उन्हीं माशी लहरों ने बिल्कुल रोग वेव्स की तरह मार्केट्स को हिट किया है। ज़राए के मुताबिक अमेरिका में गैसोलीन की कीमतों में 50% तक का शदीद इजाफा देखा गया है, जिससे ये प्राइस $5 फी गैलन तक जा पहुंची है। ये इस आलमी सियासी बहरान का वो प्रैक्टिकल चेहरा है जिसने घरेलू बजट्स को बुरी तरह मुतासिर किया है। मगर ठहरिए, यहाँ दस्तयाब ज़राए में एक बहुत ही संगीन क्लेम भी सामने लाया गया है। ज़राए मार्केट मैनिपुलेशन के बारे में इंतहाई डिस्टर्बिंग तफसीलात हवाले करते हैं। एक अचानक अफवाह फैलती है कि डील तय पा गई है, उसके फौरन बाद ऑयल प्राइसेस गिर जाती हैं और इसी दौरान इनसाइडर्स इससे अरबों डॉलर का मुनाफा कमा लेते हैं। और फिर क्या होता है, ईरान उस डील की तरदीद कर देता है और ऑयल प्राइसेस फिर से आसमान पर चली जाती हैं। रिपोर्ट्स दावा करती हैं कि ये सब खेल महज 15 मिनट के अंदर खेला गया। वाकई ये बहुत ज़्यादा हैरानकुन है। इस शदीद गैर यकीनी की फिजा में फौजी पावर को प्रोजेक्ट करना कितना दुश्वार हो चुका है, इसकी एक वाज़े मिसाल ऑपरेशन प्रोजेक्ट फ्रीडम है। सोर्सेज बताते हैं कि पहले इसे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज में नेवल एस्कॉर्ट्स फराहम करने के लिए बनाया गया, फिर इसे डाउनग्रेड करके सिर्फ गाइड्स का दर्जा दे दिया गया और उसके बाद शुरू होने के महज 48 घंटों के अंदर इस प्रोजेक्ट को कम्प्लीटली मनसूख कर दिया गया। और यही चीज़ हमें इस सफ़र के आखिरी हिस्से पर ला खड़ी करती है। शिफ्टिंग रीजनल अलायंसेस, क्रॉस करंट्स इन द गल्फ। जैसे फिजिकल मौसम और समंदर का कोई एतबार नहीं होता, बिल्कुल वैसे ही इस वक्त आलमी अलायंसेस ब्रेकनेक स्पीड से बदल रहे हैं। हर मुल्क इस क्राइसिस को अपने नजरिए से हैंडल कर रहा है। ज़राए की रिपोर्ट्स देखें तो चाइना रीजन की सिक्योरिटी को एंडोर्स करता है, लेकिन वहाँ यूएस बेसिस के बगैर। दूसरी तरफ खबरें हैं कि यूएई आहिस्ता आहिस्ता इस दुश्वार वक्त में इजराइल की तरफ अलाइन हो रहा है, जबकि स्पेन यूरोपियन यूनियन से डिमांड कर रहा है कि आईसीसी पर लगने वाली अमेरिकी पाबंदियों के खिलाफ एक्शन लिया जाए। एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स वेब बन चुका है। और इन ओवरलैपिंग क्रॉस करंट से कॉन्फ्लिक्ट्स आखिर फैल कैसे रहे हैं, ये देखना बहुत अहम है। रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरान बिल्कुल डायरेक्ट होकर अपने पड़ोसी ममालिक को वार्निंग्स जारी कर रहा है। वहीं हिजबुल्लाह ने अब बोल्डर टैक्टिक्स अपना लिए हैं, जहां वो अब डायरेक्ट विलेजेस के अंदर दाखिल होकर लड़ रहे हैं। इस तनाव के दरमियान यूएई और इजराइल के बीच डिप्लोमेटिक कॉल्स इस कॉन्फ्लिक्ट में शामिल मुख्तलिफ ओवरलैपिंग फैक्शंस को खूब नुमाया करती हैं। इन तमाम मामलात के दरमियान ज़राए ने एक बड़ा ही चौंका देने वाला फिगर भी शेयर किया है। एक हालिया पोल के मुताबिक बताया गया है कि 91% अमरीकियों का मानना है कि साबिक सदर इस तरह के शदीद आलमी क्राइसिस को हैंडल करने के लिए ज़हनी और जिस्मानी दोनों तौर पर अनफिट है। ऐसे नाजुक तरीन हालात में लीडरशिप के हवाले से अवाम का ये तसव्वुर भी अपना एक खास वजन रखता है। इस सब पर तज्जियाकारों का क्या कहना है? ज़राए ने प्रोफेसर जॉन मीयरशाइमर का एक बहुत ही स्टार्क और क्लियर स्टेटमेंट नकल किया है। वो इस बारे में कहते हैं, ये जंग एक वाज़ेह और यकीनी शिकस्त है, दुनिया की सबसे बड़ी फॉरेन पॉलिसी गलती। ये उस खास एनालिस्ट का नज़रिया है जो दिखाता है कि इन तमाम जियोपॉलिटिक्स के नताइज कितने तबाकुन तसव्वुर किए जा रहे हैं। और आखिर इस सब का नतीजा क्या होने वाला है? जियोपॉलिटिकल एनालिस्ट्स मुसलसल शदीद वार्निंग दे रहे हैं कि अगर डिप्लोमेसी नाकाम हो गई और कॉन्फ्लिक्ट ओपन एंडेड रहा तो मामला सिर्फ पॉलिटिकल नहीं रहेगा, ये पूरी दुनिया को एक ऐसे डिजास्टर्स ग्लोबल इकोनॉमिक रिसेशन की तरफ ढकेल देगा जिससे किसी भी मुल्क का बचना नामुमकिन हो जाएगा। स्टेक्स वाकई बहुत हाई हैं। यही हमें इस पॉइंट पर लाता है जहां टाइम बहुत कम बचा है। क्या मिडिल ईस्ट का ये खित्ता इन आने वाले 48 से 96 घंटों के अंदर एक 1 पेज सीज़फायर एग्रीमेंट लॉक करने में कामयाब हो जाएगा, या फिर इस हफ्ते के आखिर तक हम एक ऐसी खुली और ओपन एंडेड जंग की आग में प्लंज कर जाएंगे जिसका कोई सर पैर नहीं? इस छोटी सी डिप्लोमेटिक विंडो पर सबकी सांसें रुकी हुई हैं। इन सब हकायक को देखने के बाद तज्जिये के आखिर में एक बहुत ही अहम और प्रोवोक करने वाला सवाल पैदा होता है, क्या वाकई दुनिया की कोई सुपर पावर इतनी ज्यादा काबिल और ताकतवर है कि वो समंदर में आने वाली अचानक फिजिकल रोग वेव्स को भी कंट्रोल कर ले
और इसके साथ साथ आलमी सियासत के इन बेकाबू अनप्रेडिक्टेबल तूफानों को भी दुरुस्ती से नेविगेट कर सके। इस सोच के साथ मैं आपको छोड़ता हूं। आने वाले वक्त में इन मसाइल को समझने का सफर जारी रहेगा।